हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, AMU का PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह आ चुकी है आपकी, जो कि 15 से 22 तक आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 15 to 22 ऑफ नवंबर तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जिसमें आपको 40 MCQs पेपर 1 से पूछा जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होने वाला है। तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं एंड हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 1 के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा देते हैं। हम स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सके। तो आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स की होती है। हमारी टीम आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम लेती है। यानी हम स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पर आपको ज्यादा फोकस रहना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे बैचेस के लिए। अगर मान लीजिए 15 नवंबर का आपका एग्जामिनेशन हुआ, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, देन 16, 17 वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें। क्योंकि हमने जैसे NTA का भी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी हमारे काफी हमने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक्स बना कर दिया था और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें बताया था। तो उन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। तो देख लीजिएगा आप, आपको जो आपके जो प्रेपरेशंस में आपको किस तरीके से आपको सारी चीजों को फोकस रहना है, किस तरीके से आपको वन बाय वन सारी चीजों पर ध्यान देना है। तो आपको ये सारी चीजें भी हम हमारे कोर्स में बताते हैं, जिससे कि आप इजीली AMU की PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। सो जैसे कि स्क्रीन पर अगेन आप देख सकते हो, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 का हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद अ लिमिटेड फी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाकर भी, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। आप 1 क्लिक में ही वहां पर स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं फॉर योर पेपर 1 एज वेल एज फॉर योर पेपर 2। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जल्दी से आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 1 का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेगा। थियोरी लेक्चर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नोट्स है, आपको नोट्स जो है हर एक पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करता है। आपके मॉक टेस्ट 40 मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको 400 आपको MCQs कवर होते हैं हर एक मॉक टेस्ट से। तो इस तरीके से 10 मॉक टेस्ट है, 40 into 10 इज 100, आपके 400 MCQs यहाँ पर कवर होते हैं मॉक टेस्ट में, एंड 1500 प्रैक्टिस MCQs PDF, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है AMU के लिए। और ये जो सारा कंटेंट है आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने मिलेगा। अगेन इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं। और साथ ही साथ पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, जिसमें कि आप सभी को पता है पेपर 2 में नोट्स और MCQs आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेपर 2 में हेल्प करेगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जनरली काफी सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए पेपर 2 के लिए। तो जिससे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर काफी सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख रखा है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। सो पेपर 2 के लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी पेपर 2 का स्टडी मटेरियल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द MCQs. If more than two values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन टू
ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम 2 से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 2 वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI स्टैंड्स फॉर, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस, यस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है। मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा
सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं। इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following tools is good for thesis report? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है, जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ना कि थीसिस लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which help researchers all over the world to work together in collaboration। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आईसीटी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो कम्युनिकेशन, सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Moving on to the next question. Qualitative data uses। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे। जैसे मान लो शर्ट्स के साइजेस है। ओके, अब यहाँ पर अपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया, दैट्स व्हाई ये आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। ओके, देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए। आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए। ओके, स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया। ओके, मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है। मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे। मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया। ओके, दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है रेशो एंड इंटरवल। सो रिमेंबर रेशो और इंटरवल में आप क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते, वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस
नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आइदर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an aquaculture study the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर। तो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। देन इनिशियल वेट, इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है। सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है। सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को आप, बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है। देन आपका है वेट गेन। वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन हो गया, सो कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा। रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है। सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू इन सारे ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, यह हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, कोरिलेशनल रिसर्च में जो कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, तो आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स इन कोरिलेशनल रिसर्च। तो आपको याद रखना है, आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स वेरिएबल्स आर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है। और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स उस केस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए +-1, यस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू
-1 से +1 के बीच में लाई करती है, दैट्स वाई अब आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी 0, सो काल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी ±0.5, सो काल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू ±0.5 भी हो सकती है, बिकॉज -0.5 कुछ यहाँ पर लाई करेगा और +0.5 यहाँ पर लाई करेगा, सो काल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू ±0.5 भी होती है। देन काल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं होती है, बिल्कुल काल पियर्सन कोएफिशिएंट क्योंकि -1 से +1 के बीच में लाई करता है, सो -1 से +1 के बीच में +-2 वैल्यू लाई नहीं करती है, दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, बिकॉज काल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती है, और आपको ऑप्शन में भी यही पूछ रहा है कि काल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you for watching this video. See you tomorrow.